हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड आई होप कि आपने इसका जस्ट पीछे वाला लेक्चर जरूर देखा हो। ये जो भी वीडियो नंबर हो, इसके एक जस्ट पीछे वाला वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसी के कंटिन्यूशन में है। मैं फालतू की बातें नहीं करने वाला हूँ। तो लास्ट वीडियो हमने आपको बताया था कि जो ये हम सम फंक्शन बनाए थे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो C1 और C2 का डेटा है उसको ऐड करके C3 में रखने के लिए, तो हमने यहाँ पर सम फंक्शन को एज अ नॉन मेंबर फंक्शन बनाया है। लेकिन अगर हम चाहें तो इस सम को क्या कर सकते हैं, मेंबर फंक्शन के रूप में भी बना सकते हैं। और अगर मुझे मेंबर फंक्शन के रूप में बनाना है तो उसके लिए मुझे क्या काम करना पड़ेगा, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इस पूरे कोड को डिस्टर्ब नहीं करने वाला हूँ। जो भी हमने कोड लिखा था उस बार हमने क्या किया था, C1 और C2 का सम करके C3 में रखा था। इस बार मैं एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल और बना लेता हूँ, लेट से ऑब्जेक्ट C4 नाम से। मुझे इस C4 में C1 और C2 का सम करके रखना है। तो अब आप मुझे ध्यान से बताना कि मैं इस सम फंक्शन को एज अ मेंबर फंक्शन बनाने वाला हूँ। मेंबर फंक्शन मतलब एक सिंपल फंक्शन ही होता है जिसको मैं सिर्फ इस क्लास के अंदर बनाऊंगा। ओके, तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और मैं क्या करता हूँ, मैं फंक्शन बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं रिटर्न टाइप लिखता हूँ वायर्ड। इसको बाद में हम चेंज कर लेंगे। और इस बार लेट से मैं नाम रख ले रहा हूँ ऐड नाम से। ध्यान से आप देखना मैं कर क्या रहा हूँ। ऐड नाम से हमने फंक्शन बनाया। अब क्योंकि ये एक मेंबर फंक्शन है तो इसको मुझे कॉल करना पड़ेगा। और अगर मुझे कॉल करना पड़ेगा इस मेंबर फंक्शन को, तो मुझे एक ऑब्जेक्ट चाहिए। यस और नो? यस, हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए। तो मैं यहाँ आ जाता हूँ लास्ट में। अब मैं यहाँ पर पहले मैं क्या कर देता हूँ, मैं सी आउट लगा देता हूँ, लाइन चेंज, और थोड़ा सा मैं बॉर्डर ड्रा करता हूँ यार। ओके, मैं इसके नीचे आ जाता हूँ। मैं क्या करने वाला हूँ कि हमारे पास C1 और C2 का जो डेटा है वो मुझे ऐड में चाहिए, तभी तो मैं उसको यहाँ पर सम कर पाऊँगा, है ना। अब क्योंकि ऐड एक मेंबर फंक्शन है तो इसको कॉल करने के लिए मुझे एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। तो चाहे मैं C1 का यूज करके इस ऐड को कॉल करूँ या मैं C2 का यूज करके इसको ऐड फंक्शन को कॉल कर लूँ। तो चलिए मैं लेट से C1 को मैं यूज करके कॉल कर रहा हूँ। तो मैंने लिखा C1 डॉट। अब जैसे ही हमने डॉट लिखा, देखिए ऐड शो हो रहा है, तो हमने ऐड को कॉल कर लिया। अब यहाँ पर समझिए, क्योंकि C1 ने ऐड को कॉल किया है, C1 इज द कॉलर ऑब्जेक्ट ऑफ ऐड फंक्शन, इसीलिए जो C1 के रियल और इमेजिनरी पार्ट हैं ये ऐड फंक्शन उनको डायरेक्ट एक्सेस कर लेगा। मतलब अगर मैं इस फंक्शन के अंदर रियल लिखूंगा तो वो C1 का माना जाएगा। इसके अंदर मैं IMAG लिखूंगा इमेजिनरी, तो वो C1 का माना जाएगा। तो भैया C1 ने क्योंकि ऐड को कॉल कर लिया तो C1 का जो रियल और इमेजिनरी पार्ट है मुझे इस ऐड के अंदर मिल गया। अब मुझे C2 का भी तो रिकॉर्ड चाहिए इसके अंदर, तभी तो मैं ऐड कर पाऊंगा। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम C2 को इस ऐड में पास कर सकते हैं। C2 की जो वैल्यू है उसको हम पास कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर दोनों को पास किया था। यहाँ पर हमने C1 C2 को क्यों पास किया था, क्योंकि सम एक नॉन मेंबर फंक्शन है, उसको कॉल करने के लिए मुझे किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए मुझे C1 और C2 दोनों का डेटा चाहिए था, इसलिए हमने दोनों को पास किया था। लेकिन ऐड एक मेंबर फंक्शन है, इसलिए C1 जब मेंबर ऐड को कॉल करेगा तो C1 के रियल और इमेजिनरी पार्ट को हम लोग डायरेक्ट एक्सेस कर लेंगे। लेकिन C2 का अगर हमें रिकॉर्ड चाहिए तो इस ऐड के अंदर मुझे C2 यहाँ से पास करना पड़ेगा। और अगर हम C2 को पास कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें C2 को रिसीव भी करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ कॉम्प्लेक्स C2। अब ये वाला C2 और मेन फंक्शन वाला C2 अलग अलग हैं। अब इस ऐड फंक्शन के अंदर मेरे पास C1 का भी डेटा है, C2 का भी डेटा है, तो उसे मुझे ऐड करना है। ऐड करने के लिए जब मैं रियल लिखूंगा तो ये C1 का माना जाएगा। इसमें मुझे ऐड करना है, क्या ऐड करना है, C2 का रियल। तो मैं लिखता हूँ C2 डॉट रियल। अब यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर हम लोग C2 डॉट रियल लिख पा रहे हैं। लास्ट क्लास में सम के अंदर जब मैं C डॉट रियल लिख रहा था तो वो एक्सेसिबल नहीं था, क्योंकि हम C2 के ऑब्जेक्ट C2 के यहाँ पर जो C है उसके मेंबर वेरिएबल को एक्सेस कर रहे थे इस क्लास के बाहर से। लेकिन जब हम मेंबर वेरिएबल को एक्सेस करते हैं, भले ही वो प्राइवेट क्यों ना हो, लेकिन हम उन्हें एक्सेस कर रहे हैं क्लास के अंदर से, तो उनको हम डॉट ऑपरेटर लगा के एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर C2 डॉट रियल लिखना
परफेक्ट है, लेकिन इस फंक्शन के अंदर अगर मैं सी डॉट रियल लिखूं तो ये एरर देगा। ये क्या करेगा, ये एरर देगा। देखिए एरर दे रहा है, कह रहा है कि जो रियल है वो इनएक्सेसिबल एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि वो प्राइवेट है। तो यहाँ पर आपने एक इम्पॉर्टेंट बात सीखी। क्या सीखी कि हम मेंबर वेरिएबल को क्लास के अंदर डॉट ऑपरेटर लगा के एक्सेस कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर इस तरह से हम एक्सेस कर रहे हैं। अब हमने रियल पार्ट का सम कर लिया। अगर हमने सम किया है तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये हो सकता है कि मैं कॉम्प्लेक्स टाइप का एक और ऑब्जेक्ट बना लूँ। हमने ऑब्जेक्ट बना लिया सी, और जो भी सम होके आए उसे मैं सी के रियल में रख दूँ। तो मैं लिखूँगा सी डॉट रियल। देख रहे हैं कितना अमेजिंग है। यहाँ पर सी डॉट जब हमने रियल लिखा तो एरर नहीं आएगी, क्योंकि हम सी डॉट रियल करके प्राइवेट मेंबर वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन हम क्लास के अंदर एक्सेस कर रहे हैं। इसी तरह से जब मैं लिखूंगा इमेजनरी, तो ये इमेजनरी किसका माना जाएगा, ये C1 का माना जाएगा, क्योंकि C1 ने ऐड को कॉल किया है और इसको मुझे ऐड करना है C2 के इमेजनरी पार्ट से। तो मैं लिखूंगा C2 डॉट। अब देखो जैसे हमने डॉट लिखा यहाँ पर इमेजनरी मुझे मिल रहा है, और यही तो विजुअल स्टूडियो कोड की सबसे अच्छी बात है। इसको मुझे कहाँ रखना है, सी के इमेजनरी पार्ट में रखना है ना। क्या कर दिया हमने, मुझे सी के IMAG में रखना है ना। तो यहाँ जो इसका रियल पार्ट का सम, इमेजनरी पार्ट का सम था वो सी में आ गया। अब अगर सी में आ गया, मैं सी को रिटर्न कर दूं तो जो सी का डेटा होगा यहाँ पर रिटर्न होके आ जाएगा। और अगर यहाँ पर आ रहा है तो जिसको मैं C4 में क्या कर सकता हूँ, इस वाले C4 में रख सकता हूँ, है ना। लेकिन अभी हमने रिटर्न नहीं किया है, तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा रिटर्न कीवर्ड, और मैं क्या रिटर्न करूँगा, सी को। और अगर मैं सी को रिटर्न कर रहा हूँ तो फंक्शन का जो रिटर्न टाइप होगा वो यहाँ से वायर्ड से नहीं कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, है ना। तो फंक्शन के बारे में हम तो पहले सीख चुके हैं ना, इतना तो आपको कंफ्यूज नहीं होना ना कि हम कॉम्प्लेक्स क्यों लिख रहे हैं, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स क्यों लिख रहे हैं। ऐसा अगर आप सोच रहे हैं यार तो फिर झंडी है ना, क्योंकि इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा। और फिर वो वैल्यू रिटर्न होकर C4 में कॉपी हो जाएगी, और C4 में कॉपी हो जाएगी क्योंकि जो C रिटर्न हो रहा है और C4 है, उन दोनों का टाइप सेम है ना। अब अगर मुझे देखना है कि C4 में डेटा क्या है तो मुझे उसकी वैल्यू को प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए हमने एक फंक्शन बनाया है शो कॉम्प्लेक्स। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा C4 डॉट शो कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पर ऐसे मैं कर दूँगा, है ना। तो चलिए मैं प्रोग्राम को रन करूँ तो 2 बार मुझे आउटपुट मिलेगा। 4 + 6i, 4 + 6i मुझे 2 टाइम्स मिलना चाहिए, है ना। क्योंकि एक बार हमने ऐड किया था नॉन मेंबर फंक्शन को यूज करके, दूसरी बार मैं ऐड कर रहा हूँ मेंबर फंक्शन का यूज करके। तो आपने डिफरेंस देखा दोनों में, हमें इतना काम करना पड़ा और इसके लिए मुझे गेटर फंक्शन बनाने पड़े थे। गेटर फंक्शन, गेट रियल गेट इमेजनरी, क्योंकि हम यहाँ पर सी के रियल और इमेजनरी पार्ट को डायरेक्ट डॉट लगा के एक्सेस नहीं कर सकते जैसे यहाँ पर कर रहे हैं, इसीलिए मुझे गेटर फंक्शन का सहारा लेना पड़ा था। लेकिन क्योंकि ये मेंबर फंक्शन है तो हम यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। तो मेंबर फंक्शन के बारे में आप 2 बात याद रखना कि मेंबर फंक्शन अपने कॉलर ऑब्जेक्ट के मेंबर वेरिएबल को डायरेक्टली एक्सेस कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर रियल और इमेजनरी लिखा है। और क्या कर सकते हैं, वो किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को डॉट लगा, ऑब्जेक्ट के मेंबर वेरिएबल को डॉट लगा के एक्सेस कर सकते हैं। इस तरह से अगर आपको ये समझ में आ गया ना तो इसके आगे जो भी C++ में आएगा आपको समझ में ही आएगा, मैं गारंटी देता हूँ। अगर ये समझ में नहीं आया तो वीडियो को यार रिपीट करके देख लेना, नहीं तो आगे आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।